मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले समझ लीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन यह है कि बिंदुओं जो है -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु के नियामक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है दोस्तों क्या 1.1,3, दूसरा है 3,5 और अगला है 3,1 और इनमें से लास्ट कोई नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न यही था। ये क्वेश्चन नंबर फिर से क्या है दोस्तों, तो 1 है। ठीक है, यह मैं नंबरिंग बाद में करूँगा। आइए देखते हैं कि जो है क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो कहता था कि जो है एक रेखाखंड को मिलाने वाला, तो मान लीजिए ये है हमारा रेखाखंड ए और बी। इसका नियामक दिया गया है दोस्तों, कितना है, तो इसका नियामक है -1,7 और इसका नियामक जो दिया गया है वह कितना है, तो 4,-3। एक बिंदु इसे क्या करता है, जो है एक बिंदु इसको कहीं भी इंटरसेक्ट करता है, काटता है, और इस तरह काटता है कि हमको इसका नियामक बिल्कुल पता नहीं है, निकालना है। लेकिन इसका रेशियो दिया है कि AP 2 और PB जो है वह 3 होगा। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, विभाजन जो है सूत्र लगाकर कोशिश करते हैं इसको सॉल्व कर लें। देखिए तो विभाजन सूत्र क्या कहता है वह देख लीजिए। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र होता है जब हम नियामक निकालते हैं P का, अर्थात Px, y, तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1, अब y हो जाता है m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1, अब y हो जाता है m1 प्लस m2। तो ये जैसे है वैसे रहेगा क्योंकि इसका नियामक चाहिए। अब देखिए इसको कहते हैं दोस्तों m1, इसको कहते हैं m2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखिए और समझिए अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है, m1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, 2 पुट कर देते हैं। x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 पुट कर देते हैं। m2 का वैल्यू 3 है, 3 पुट करते हैं, और x1 का वैल्यू -1 है, -1 पुट करते हैं। y कितना हो जाएगा, तो m1 और m2 अर्थात 2 + 3, कॉमा दीजिए दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, m1 का फिर से वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू हो गया -3, प्लस हो जाएगा m2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू हो जाएगा 7। y कितना हो जाएगा, तो 2 और प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए देखिए आगे अब क्या करते हैं, इसको गुना कर दिए, 8 हो गया, अब -3 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 5। ये दोनों गुना करते हैं, -6 और प्लस 21 हो गया, अब बटे हो जाएगा 5। अब आगे देखिए क्या है, आगे समझिए दोस्तों। आगे क्या है, ये हो गया 5/5 कॉमा हो जाएगा ये 15 कितना 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 3, अर्थात इसका नियामक जो निकलेगा दोस्तों वो क्या निकलेगा, तो ये निकल जाएगा 1,3, अर्थात इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वह इसका आंसर है 1,3। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या आगे है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरियन जो है त्रिक नहीं है। ऑप्शन ए आपने देखा 2,3,4, बी है 3,4,5 और सी है 5, जो है 12,13 और डी है 6, 8 और 10। तो इसको चेक करिए दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा, जब भी बात होती है समकोण त्रिभुज का, तो पाइथागोरस में ये h हो गया, ये p हो गया और ये b है, तो रिलेशन कहता है h² बराबर होना चाहिए p² प्लस b²। अब हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसको आप चेक कीजिए। सबसे बड़ा भुजा को हम क्या करेंगे, h बना देंगे, अर्थात अगर 4 का स्क्वायर बराबर चेक करेंगे, p हो गया 2 या 3 कुछ भी रख दीजिए, तो ये हो गया 2 और प्लस 3,
यहाँ पर देखिए कितना हो गया 16 और ये हो गया 4 और प्लस ये कितना है 9, अर्थात ये 16 और ये हो गया 13। तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, इसका मतलब आंसर ए नहीं होगा दोस्तों। उसी तरह से ऑप्शन बी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी देख लीजिए चेक करके क्या कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, जैसे मान लीजिए ये 3 का नहीं ये 5 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि पाइथागोरन त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है इट मीन्स जब ये 16 और 13 आपस में बराबर नहीं हो गया तो इसका मतलब है यही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 4 5 जो है ये इसको फॉलो करता है। क्यों? 5 स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। तो ध्यान से देखिए 25 बराबर कितना आ गया 25। उसी तरह इसका देखिए, इसका 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और ये होगा 5 का 25, ये दोनों के स्क्वायर को जोड़िएगा तो वह 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। उसी तरह 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 और 8 के स्क्वायर को करके ऐड कीजिएगा तो वो भी 100 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए है जो कि क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ है, अर्थात एच स्क्वायर करने पर पी और बी का स्क्वायर करके जोड़ने पर भी ये बराबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने पूछा, एक रिलेशनशिप पूछा गया है हमसे, उसका ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। कहता है किसी समकोण त्रिभुज के लंब, आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी और एच हो तो एच स्क्वायर बराबर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कहता है बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कहता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1/p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन क्या था, किसी समकोण त्रिभुज के लंब, आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी एच हो तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो फार्मूला एच स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हैं यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखिए, कहता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहले आप देख लीजिए ऑप्शन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा दोस्तों। चलिए आइए, तो ऑप्शन ए देखिए सबसे पहले क्या है। ऑप्शन ए है √3/4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ऑप्शन बी है क्या है दोस्तों, तो 1/2 आधार गुना क्या हो जाएगा शीर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बटे क्या हो जाता है तो 2। और एक लास्ट ऑप्शन डी है, ये है 1/2 इंटू आधार प्लस ऊंचाई। ठीक है, आधार प्लस ऊंचाई। तो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, जबकि समबाहु त्रिभुज की बात करें तो देखिए ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर ए है वो है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है जो है 24 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 21 सेंटीमीटर। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप आसानी से बनाएंगे, नहीं तो चलिए बाय प्रोसेस बनाते हैं। सबसे पहले आपको कर्ण दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया कितना है 29 सेंटीमीटर। और क्या दिया है दोस्तों, तो उसके साथ साथ कर्ण के साथ आधार दिया है, मतलब बी दिया है। कितना दिया है, तो यह है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी, अर्थात पी स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है क्या हो जाता है, तो एच स्क्वायर माइनस हो जाता है बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू कितना है, तो एच का हो गया 29, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और बी का कितना है 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर ये 29 का कितना होता है, आपको याद होगा 841, और 20 का होता है 400। ठीक, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया घटाकर, तो 441। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा दोस्तों, अर्थात 441। इसका वर्गमूल कितना होता है 21, अर्थात ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है दोस्तों डी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या आगे क्या कहता है, बोलता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर। यदि सीए 11 सेंटीमीटर हो तो एफडी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 18 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 7 सेंटीमीटर।
तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दो त्रिभुज क्रिएट करना होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे हर एक बार दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जाते हैं। आइए दोस्तों, तो देखिए ये हो गया ए, बी और सी, ये है डी, ई और एफ। अब इसमें इसका वैल्यू दिया गया है 11 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और क्या गिवन है, तो और दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये वैल्यू गिवन है 121 और बाय दिया है 49। इससे पहले आप एक रिलेशन देख लीजिए। जब अच्छा ये क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी ये समरूप गिवन है डी ई एफ। जब अब एक रिलेशन में आपको समझाता हूं, एरिया फाइंड करना हो ए बी सी और एरिया हो डी ई एफ, और दोनों ही कंडीशन में क्या है, यहाँ पर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो भुजा के बीच एक रिलेशनशिप आता है। वह रिलेशनशिप क्या आता है वह देखिए। तो रिलेशनशिप आता है दोस्तों ए बी बटे जो है डी और बी सी बटे हो जाता है ई एफ और हो जाता है ए सी बटे कितना डी एफ। ठीक है, क्या हो गया डी एफ। तो इन सब का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाता है। ठीक, जब स्क्वायर करने पर ऐसा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलाएगा, अर्थात हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अब बाय हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो इससे हमको प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, सब भुजा मिल जाएगा, अर्थात ए बी बटे डी, इधर से हो जाएगा बी सी बटे हो जाएगा ई एफ और हो जाएगा ए सी बटे कितना डी एफ, अर्थात भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, चूंकि हमको भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे वह देखिए। सबसे पहले अगर जहाँ ये एरिया फाइंड करना है, तो मतलब ये त्रिभुज का दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो इस पर क्या करना होगा, रूट करना होगा दोस्तों। ये जैसा कि वैल्यू दिया गया है, अगर जब मान लीजिए मैं इस पर रूट कर देता हूँ 121 अब बटे हो जाता है 49, तो इसका मतलब इस भुजा में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जिसका हमको काम है सी ए अब बटे कितना लिख देंगे एफ डी, सी ए बटे एफ डी, अर्थात इसी को उल्टा कर हमने लिखा। ये फॉर्मूला जो होगा सी ए बटे एफ डी ये ऐसा हो जाएगा, हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करना है हमको, सी ए अब बटे सी ए का वैल्यू दिया गया है 11 और एफ डी फाइंड करना है। तो ये हो गया कितना, देखिए ध्यान से, तो यह है 11, या ऐसे रहने दीजिए सी ए को, ये हो गया 11 और ये हो गया 49। इसका मतलब सी ए का वैल्यू कितना हो गया 11 और एफ डी का वैल्यू कितना हो गया 49, अर्थात इसमें जो आप देख रहे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा निश्चित रूप से, इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। चलिए तब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इसी तरह से कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, दो त्रिभुज है। चलिए ये हो गया दो त्रिभुज, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। अब बोल रहा है कि दो भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए किसी भी भुजा का, हमको नहीं पता है किस भुजा का दिया है, मैं इसको 2 मानता हूँ, इसको क्या करता हूँ 3 मानता हूँ, तब बोलता हूँ उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, क्यों इसलिए आसान है क्योंकि इसका रीजन है, इसका फार्मूला बेस्ड सवाल है। मान लीजिए एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी और जो है ए बी सी और हो गया एरिया ऑफ जो है डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, किसी भुजा का जो है रेशियो लेकर उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं स्क्वायर करूंगा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात 2/3 इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4:9, अर्थात 4/9 4:9। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बी हो जाएगा दोस्तों 4:9। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कैसा है जो है यहाँ पर क्या है, तो दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 27:64, ऑप्शन बी 64:27, ऑप्शन सी 4:3 और अगला ऑप्शन डी है 3:4। तो यहाँ पर दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात गिवन है, क्या है, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको याद है गोलों का जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप देखिए दो तरह का गोला है ना, ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, एक बड़ा एक छोटा, ये आर हो गया और ये हो गया कैपिटल आर। अब इसमें क्या है,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है 16 रेशियो कितना है 9। तो यहाँ पर देखिए बड़ा गोला के लिए पहले बात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर करते हैं छोटे गोले के लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेशियो दिया गया है 16 रेशियो कितना है 9। तो आपको करना क्या होगा, उनके आयतनों का अनुपात, तो इससे पहले हमको भुजा ये त्रिज्या निकालना होगा। ध्यान से देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर से r बाय आर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर हटाकर इस पर रूट डालना होगा। ये हो गया दोस्तों। तो r बाय आर जो है कितना हो जाएगा 4 रेशियो 3। इसका मतलब पहले का त्रिज्या होना चाहिए 4, चूंकि रेशियो पार्ट में है तो कंप्लीटली नहीं बता सकते क्या होगा। ध्यान से देखिए अब हमको निकालना है उनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन जो होता है गोला का V1 और V2 कर देंगे आयतन, अर्थात क्या हो जाता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह यहाँ होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, तो V1 और V2 क्या हो जाएगा आर क्यूब, अब बटे हो जाएगा आर क्यूब। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2। इसका वैल्यू दिया गया है 4 बटे कितना है, तो ये हो गया 3। तो इसका क्या कर देंगे होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया V1 और ये V2, तो ये हो गया 64 और रेशियो कितना हो जाएगा 27। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है 64 रेशियो 27, ऑप्शन नंबर बी होगा 64 और रेशियो हो जाएगा 27। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न, चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न क्या कहता है वह सुन लीजिए। बोलता है यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा। ऑप्शन ए है 56, उसके बाद 28, उसके बाद 14, उसके बाद 7। ये सब सेंटीमीटर में है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हो गया, ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 616। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 616 गुना 7 और बटे हो जाएगा 4 गुना कितना 22। अब कैंसिल कीजिए दोस्तों, देखिए और ध्यान से कटाइएगा तो ये कट जाएगा, 11 से इसको कटाइए, 11 बचे 55, बचा कितना 6, तो 11 छके 66, ये हो गया 2 बार में। अब देखिए तो ये दोनों हो गया 4 गुना 8, तो 8 सत्ते 56, अर्थात आर स्क्वायर बराबर हो गया कितना 7 गुना 7। तो आर बराबर हो जाएगा √7 गुना 7, इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकला, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो डी निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या को आप 2 गुना कर दीजिए तो वो निकल जाएगा, अर्थात 2 गुना 7 बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास जो होगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। बहुत आसान है, क्या है, गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर देना है। ये है गोला, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r थी, और अब क्या हो गया है, गोला का त्रिज्या हो गया है 2r। कितना हो गया है 2r, पहले था r और अब कितना हो गया है 2r हो गया है। तो पहले जो गोले का जो यहाँ पर पूछा गया है रिलेशनशिप, इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया V1 और ये हो गया V2, तो ये तो पहले वाला आयतन है 4/3 और पाई जो है r क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब, और ये हो जाएगा बाद वाला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले आप छोटी आर रखिए दोस्तों, छोटी आर था और अब क्या हो गया है बड़ी आर हो गया। अब क्या करेंगे 4/3 और पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया V1 और ये है V2। अब ध्यान से देखिए स्मॉल r का वैल्यू स्मॉल r ही है और इसका वैल्यू क्या हो गया कैपिटल R का, ये 2 गुना हो चुका है, अर्थात हो जाएगा 2r का होल क्यूब। अब निकालते हैं V1/V2, ये r क्यूब का r क्यूब रह जाएगा, ये हो जाएगा 8r क्यूब। ध्यान से देखिए ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, ये कैंसिल भी होगा 1 टाइम्स में। तो V1 और V2 का वैल्यू ये 1 कितना हो गया 8। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमको चाहिए V2, बाद वाला अनुपात चाहिए, आयतन चाहिए। तो क्या कहा था कि कितना गुना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा।
तो V2 का जब वैल्यू निकालिएगा, ये 1 से गुना हो गया V2 और ये इससे गुना हो गया 8 गुना V1, अर्थात आप देख लीजिए ये कितना गुना दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 8 गुना, ये है दोस्तों ये 8 गुना, ठीक है। अर्थात V2 बराबर हो गया 8 गुना, कितना हो गया 8 गुना। तो यहाँ पर से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह काम कर रहा है हमारा 8 गुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया 8 गुना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे देते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे और अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सारा अभी ये जो क्षेत्रमिति पर फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल है दोस्तों, आप अगर क्षेत्रमिति का फॉर्मूला याद रखे हुए हैं तो ये सब सवाल बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगा और बड़ा आसानी से आप नंबर गेन कर लेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए देखिए, कहता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2πr², ऑप्शन नंबर बी कहता है 3πr² और ऑप्शन नंबर सी कहता है 4πr² और अगला ऑप्शन डी है 6πr²। अर्धगोला है, कौन सा गोला है, अर्धगोला। अर्धगोला ध्यान से देखिए, फार्मूला ही है और कुछ नहीं है, ये हो गया हमारा अर्धगोला, ठीक है। ये क्या हो गया, अर्धगोला है। ये देखिए, चलिए ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोला का त्रिज्या हो जाता है r। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 3πr²। यही तो होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 32। तो यहाँ पर दो तरह का गोला है, एक गोला वह है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, एक गोला वह हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, एक गोला छोटा है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो है इस बड़े गोले को पिघलाया जाता है और इसका छोटा त्रिज्या करके 2 सेंटीमीटर वाला गोला बनाया जाता है। तब हमको जो है गोलियां कितनी बनी है उसकी संख्या फाइंड करनी है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले क्या, तो यहाँ पर बड़े गोले का जो है लिख देंगे आयतन, ठीक है। बड़े गोले का आयतन, इसको क्या करेंगे, छोटे गोले से भाग दे देंगे, छोटे गोले से, छोटे गोले का आयतन, ये हमको क्या दे देगा, तो यह फॉर्मूला हमको दे देगा टोटल नंबर ऑफ जो है गोलियां दे देगा, कुल गोलियों की संख्या, कुल गोलियों की संख्या। इससे हम कुल गोलियों की संख्या निकाल सकते हैं, यह फॉर्मूला हो गया। तो बड़े गोले का आयतन होता है, क्या होता है 4/3πr³ और छोटा गोला का हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इधर हमारा जो है कुल गोलियों की संख्या है, तो जो है इसको x बनाकर चलते हैं। चलिए, ये 4/3π खत्म हो गया, r³ देखिए, r³ कितना है 4 का क्यूब, अब बटे हो जाएगा छोटी r अर्थात 2 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा x। ये हो गया 64 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अर्थात x। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 8 64 अर्थात x हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ गोलियों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। इस प्रकार मैंने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों। अब जो है अगले प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, तो आगे फिर मैं लेकर इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आज ज़्यादातर इसे मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।